प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ज्योत्सना स्वर्णकार, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय रावतभाटा, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम हिंदी कहानी की विकास यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी कहानियों का इतिहास भारत में सदियों पुराना है। प्राचीन काल से ही कहानियाँ भारत में बोली और सुनी लिखी जा रही हैं। ये कहानियाँ ही हैं जो हमें हिम्मत से भर देती हैं और हर असंभव कार्य को करने को तैयार हो जाते हैं। अत्यंत कठिनाइयों के बावजूद ज़्यादातर कार्य पूरे भी होते हैं। शिवाजी महाराज को उनकी माता ने कहानी सुना कर इतना महान बना दिया कि शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज बन गए। हिंदी साहित्य की प्रमुख कथात्मक विधा है कहानी। आधुनिक कहानी का आरंभ 20वीं सदी में हुआ। पिछले एक सदी में हिंदी कहानी ने आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रगतिवाद, मनोविश्लेषणवाद, आंचलिकता आदि के दौर से गुजरते हुए सुदीर्घ यात्रा में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। निर्मल वर्मा के वे दिन जैसे कहानी संग्रह साहित्य अकादमी से सम्मानित भी हो चुके हैं। प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र अज्ञेय, यशपाल, फणीश्वर नाथ रेणु, उषा प्रेमवदा, मनु भंडारी, ज्ञान रंजन, उदय प्रकाश आदि हिंदी के प्रमुख कहानीकार हैं। पहली कहानी कौन सी है? कहानी तत्वों की पर्याप्त उपस्थिति के आधार पर हिंदी कहानियों के वर्गीकरण की श्रृंखला में हिंदी की पहली कहानी का प्रश्न विवादग्रस्त है। सबसे प्राचीन कहानियों के में कार्यक्रम की दृष्टि से सैयद ईशा अल्लाह खान द्वारा लिखित 1803 में या 1808 ईस्वी में रचित रानी केतकी की कहानी, जहां मध्यकालीन किस्म की किस्सा गोई मात्र है जो पारसी थिएटर के लटकों झटकों से भरी है। वहीं 1871 में अमेरिकी पादरी रेवरेंड जे न्यूटन द्वारा रचित कहानी एक जमींदार का दृष्टांत आदर्शवादी धर्म प्रचारक दृष्टिकोणात्मक आंतरिक संरचना की दृष्टि से कमजोर रचना है। इसी क्रम में किशोरीलाल गोस्वामी की प्रणयिनी परिणय, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की राजा भोज का सपना, भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न भी अपने परंपरागत स्वरूप के कारण कहानी की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में सरस्वती तथा अन्य पत्रिकाओं में प्रकाशित किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती, माधवराव सप्रे द्वारा रचित एक टोकरी भर मिट्टी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत 11 वर्ष का समय तथा राजेंद्र बाला घोष बंग महिला द्वारा रचित दुलाई वाली आदि कहानियों की गिनती भी हिंदी की पहली कहानी बनने की होड़ में की जा सकती है। उपयुक्त कहानियों में इंदुमती, जो सन 1900 में लिखी गई थी, को शुक्ल जी ने इस शर्त पर हिंदी की पहली कहानी मानते हैं कि वह किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है। बाद में शेक्सपियर की रचना द टेम्पेस्ट से प्रभावित पाए जाने पर हिंदी की पहली कहानी बनने की विकास की होड़ से इसे बाहर कर दिया गया। अब हम पढ़ेंगे विकास का पहला दौर। हिंदी कहानी के विकास का पहला दौर कैसा रहा? वस्तुतः सन 1900 से 1915 ईस्वी तक हिंदी कहानी के विकास का पहला दौर था। मन की चंचलता, माधव प्रसाद मिश्र, 1907 ईस्वी में गुलबहार, किशोरीलाल गोस्वामी ने, 1902 में पंडित और पंडिताइन, गिरिजादत्त वाजपेयी, 1903 में 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल, 1903 में ही दुलाई वाली बंग महिला, 1907 में विद्या बहार, 1909 में राखी बंद भाई, 1909 ईस्वी में ग्राम, 1911 में सुखमय जीवन, 1911 में रसिया बालम, परदेसी, 1912 में कानों में कंगना, 1913 में रक्षाबंधन और 1913 में उसने कहा था, 1915 में आदि के प्रकाशन से सिद्ध होता है कि इन प्रारंभिक काल में कहानियों के विकास के सभी चिन्ह मिल जाते हैं। 1950 तक हिंदी कहानी का एक विस्तृत दौर समाप्त हो जाता है और हिंदी कहानी परिपक्वता के दौर में प्रवेश करती है। अब हम दूसरा दौर पढ़ेंगे जो प्रसाद और प्रेमचंद का दौर था। सन 1916 ईस्वी में प्रेमचंद की पहली कहानी शोध प्रकाशित हुई। प्रेमचंद के आगमन से हिंदी कहानी साहित्य समाज सापेक्ष सत्य की ओर मुड़ा, यानी हिंदी कहानी जो है समाज से जुड़ी। प्रेमचंद की आखिरी कहानी कफन 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई और इसी वर्ष उनका देहावसान भी हुआ। 20 वर्षों की इस अवधि में कहानी की कई प्रवृत्तियां उभर कर आई, किंतु इन प्रवृत्तियों को अलग अलग न देखकर यदि समग्र देखा जाए तो इस समूचे काल को आदर्श और यथार्थ के द्वंद्व के रूप में लिया जा सकता है। इस कालावधि में प्रसाद और प्रेमचंद कहानियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रसाद मुख्यतः रोमांटिक कहानीकार हैं।
किंतु उनमें अंतिम कहानी इंद्रजाल 1936 में संग्रहित इंद्रजाल गुंडा सलीम विरामचंद्रन से उनकी यथार्थोन्मुखी प्रवृत्ति को पहचाना जा सकता है। पर रोमांटिक होने के कारण वे आदर्शवादी थे। प्रेमचंद ने अपने को आदर्श उन्मुखी यथार्थवादी कहा। वस्तुतः वे भी आदर्शवादी थे, किंतु अपने विकास के अंतिम काल में वे यथार्थ की कटुता को भूलकर यथार्थवादी हो गए। फूस की रात और कफन इसके प्रमाण हैं। सन 1933 में निराला का एक संग्रह लीली प्रकाशित हो चुका था। उसकी कहानियां बहुत कुछ यथार्थवादी ही हैं। प्रसाद का रोमांटिक आदर्श उनकी प्रारंभिक कहानियों में भी दिखाई देता है। पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था 1915 में यह अपनी पूरी रंगीनी में मिलता है। प्रसाद की महत्वपूर्ण रोमांटिक कहानियां उसने कहा था कि बाद लिखी गई। उसने कहा था अपने परिपार्श्व चरित्र चित्रण परिणति में रोमांटिक है। प्रेमचंद त्याग बलिदान यहाँ तक कि मृत्यु का वर्ण सभी कुछ रोमांटिक आदर्श की परिपूर्ति करते हैं। 8 वर्ष की लड़की और 12 वर्ष के लड़के में जिस प्रेम का उदय होता है वो 25 वर्षों के अंतराल के बाद भी इसी तरह उभर आता है कि उस रोमांटिक प्रेम के निमित्त लहना सिंह प्राण दे देता है। इस आदर्श की रक्षा के लिए वास्तविकता को नजरअंदाज कर दिया गया है। इस कहानी की तकनीकी उपलब्धियां अभूतपूर्व है। नाटकीयता, स्थानिक रंग, रंगीन सेटिंग, जीवंत वर्णन, फ्लैशबैक, स्वप्न आदि को कहानी में समाविष्ट करने का पहला श्रेय गुलेरी जी को ही है। प्रसाद ने अपनी कहानियों में गुलेरी जी की कतिपय तकनीकी विशेषताओं को ग्रहण किया, हाँ, पर वे मूलतः प्रगीतात्मक हैं। प्रगीतों में कथा तत्व कम, भाव अधिक होता है। वे छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। अतीत के शौर्यमूलक चित्रों, प्रभावशाली प्राकृतिक वातावरण, प्रेमगत अंतर्द्वंद में उनका मन अधिक रमा है। प्रेम और सौंदर्य के चित्रण में उन्होंने सर्वाधिक मनोयोग से काम लिया है। एक दूसरी विशेषता जो प्राय अलक्षित रह जाती है यह कि उन्होंने कहानी के पात्रों को व्यक्तित्व दिया है। व्यक्ति निष्ठता छायावादी काव्य की विशेषता रही है। नाटक के पात्रों को भी उन्होंने सर्वप्रथम व्यक्तित्व दिया। वही बात कहानी के संबंध में भी कही जा सकती है। गुंडा के बाबू नन्हुक सिंह जैसे व्यक्ति चरित्र की सृष्टि अद्वितीयता में अकेली है। इस प्रकार मधुलिका, चंपा, सालवती आदि भी अविस्मरणीय है। राष्ट्रीय चेतना छायावादी काव्य की एक विशिष्ट है। इसे पुरस्कार जैसी कहानियों में देखा जा सकता है। मन का गहन अंतर्द्वंद जो इनकी कहानी का मूलाधार है। आकाशदीप इसका जीवंत उदाहरण है। प्रगीतात्मकता के सभी तत्व अत्यधिक घनत्वपूर्ण वेदना, एकतांता आदि के लिए साथी दृष्टव्य है। एक अलग दृष्टिकोण अपनाने के कारण उनकी कहानियां प्रेमचंद की कहानियों से भिन्न हो जाती हैं। इसलिए आलोचकों ने प्रसाद संस्थान की कहानियों को प्रेमचंद संस्थान की कहानियों से पृथक माना है। दृष्टिकोण का अलगाव संरचना का अलगाव होता है। उनके कथानक में घटनाएं कम और स्थितियों के प्रति प्रतिक्रियाएं अधिक है। फलस्वरूप उनमें नाटकीयता का प्राधान्य हो गया है। उनके चरित्र भी स्थितियों से गुजरकर अपने क्रियाकलापों द्वारा अपने व्यक्तित्व को प्रतिष्ठित करते हैं। प्राकृतिक सेटिंग जहाँ कहीं भी ले आई है वह संपूर्ण कहानी का अनिवार्य अंग बन गई है। छायावादी काव्य की तरह उस पर भी मानवीय चेतना की आरोप दिखाई देता है। अनुभूति और कल्पना का इतना एकतान संयोग अन्यत्र नहीं मिलेगा। प्रेमचंद ने कहानियों को व्यक्तिनिष्ठ जीवन से समष्टि जीवन की ओर मोड़ा। प्रसाद की कहानियां छायावादी काव्य चेतना के इतने समीप है कि वे स्वयं प्रगीतात्मक हो गई हैं। उनमें मिश्रित भावों के द्वंद्व मुख्यतः काव्यात्मक और व्यक्तिमूलक है, इसलिए सामान्य जीवन का प्रवाह वहाँ नहीं मिलेगा। प्रेमचंद ने कहानियों पर लदी हुई अलंकारिकता को अनलंकृत कर उसे सहज बनाया है। यूँ प्रेमचंद की आरंभिक कहानियों में एक दूसरा अलगाव दिखाई पड़ता है। इसे सामान्यतः आदर्शवाद के नाम से पुकारा जाता है, पर उसे सुधारवाद कहना चाहिए। बड़े घर की बेटी का बड़प्पन, बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन सुधारवाद के अंतर्गत ही आता है, पर क्रमशः उसमें परिवर्तन आया है और उन्होंने यथार्थ भारतीय जीवन को आंकने का पूरा प्रयास किया। इस देश के मध्यम वर्गीय समाज को इतने वैविध्य के साथ कहानियों में चित्रित करने का प्रयत्न किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं किया। संख्या में भी उन्होंने काफ़ी कहानियां लिखी, 224। कुछ ही कहानियां लिखने के बाद प्राय कहानीकार अपने को दोहराने लगते हैं, किंतु प्रेमचंद ने अपने आप को दोहराया नहीं। यह उनका दृष्टि व्याप्ति
उनकी दृष्टि व्याप्ति का सूचक है। घरेलू जीवन की समस्याओं तथा सामाजिक जीवन की विडंबनाओं को जिस ढंग से उन्होंने चित्रित किया है वे बहुत जटिल तो नहीं, पर तत्कालीन परिवारों और संस्थानों को उजागर करने में पूर्णतः समर्थ है। उनके आदर्शोन्मुख और अनसंकृत कथा शैली भारतीय कथा आख्यायिकाओं के मेल में अधिक है। पर बाद में चलकर प्रेमचंद ने अनुभव किया कि उनके आदर्श जीवन में फलीभूत नहीं हुए, इसलिए कल्पनात्मक आदर्श का पल्ला छोड़कर वे यथार्थ जीवन की कटुताओं का चित्रण करने लगे। पूस की रात और कफन में उनके बदले हुए दृष्टिकोण, नई संरचना को देखा जा सकता है। इन दोनों कहानियों को विशेष रूप से अंतिम कहानी को पूर्णतः आधुनिक कहा जा सकता है। ये कहानियाँ किसी आदर्श की खूंटी पर नहीं टंगी है। इनमें आलोचक यह नहीं बता सकता कि कहानी का संप्रेषक उस खास वस्तु है, वे अपना संप्रेषक स्वयं है। आदि से अंत तक कोई परिणति नहीं है, कोई चरमोत्कर्ष नहीं है, केवल सांकेतिकता है पाठकों की कल्पना को उड़ान भरने की छूट है। आज की आलोचना में जिस भाषिक सर्जना की चर्चा की जाती है उसे इनमें पूरी ऊंचाई पर देखा जा सकता है। दोनों ही कहानियां अन्वेषण की पूरी प्रक्रिया का सुंदर नमूना है। आश्चर्य तो यह देखकर होता है कि आज की जिंदगी में जिस विदुषत्व का प्रवेश देखा जा सकता है उसके तेवर कफन में मौजूद हैं। किंतु इस विदूषकत्व को जो तथाकथित आलोचकों की दृष्टि में विकृति है, उन्होंने रचनात्मक संदर्भ में रखा है, जो समूचे समाज को नंगा करते हुए एक अर्थपूर्ण मूल्य दृष्टि को संकेतित करता है। एक ऐतिहासिक संगति के फलस्वरूप कफन में आधुनिक जीवन का अकेलापन और डिह्यूमनाइजेशन सदृश्य में ही समाविष्ट हो गया है। यह हिंदी की पहली आधुनिकता बोध की कहानी है। प्रसाद और प्रेमचंद संस्थान की जो लेखक, उनमें विकास का कोई क्रम लक्षित नहीं है, उनकी कहानियों में अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व की झलक प्राय नहीं मिलती। राय कृष्णदास प्रसाद संस्थान के लेखक है। चंडी प्रसाद हृदयेश में प्रसाद की काव्यात्मकता नहीं है, उनकी अलंकृति मात्र है। प्रेमचंद संस्थान के लेखकों में सुदर्शन, विश्वंभर नाथ कौशिक, राधिका रमन प्रसाद सिंह, भगवती प्रसाद वाजपेयी आदि की गणना की जा सकती है। अब हम उग्र और जैनेंद्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र और जैनेंद्र की कहानियों के बारे में पढ़ेंगे। सन 1922 ईस्वी में उग्र का कथा साहित्य में प्रवेश होता है। उग्र न तो प्रसाद की तरह रोमांटिक थे और न ही प्रेमचंद की भांति आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, वे केवल यथार्थवादी थे। प्रकृति से ही उन्होंने समाज के नंगे यथार्थ को सशक्त भाषा शैली में उजागर किया। समाज की गंदगी को अनावृत करने के कारण तथाकथित शुद्धतावादी आलोचकों ने उनकी तीखी आलोचना की। उनके साहित्य को गास्लेटी साहित्य कहा गया। उन्होंने सामाजिक कुरूपताओं पर तीखा प्रहार किया। दोजक की आग, चिंगारियाँ, बलात्कार, सनकी, अमीर, चॉकलेट, इंद्रधनुष आदि उनकी सुप्रसिद्ध कहानियाँ हैं। इन कहानियों को अमर्यादित और विघातक बताया गया, लेकिन यदि उनकी बहुत सी कहानियाँ अमर्यादित तो है तो आज के लेखकों की अनेक कहानियों के संबंध में भी यही कहना होगा। उग्र की कहानियों के लिए एक प्रतिमान तथा आज की वैसी ही कहानियों के लिए दूसरा प्रतिमान नहीं लागू किया जा सकता। आज के संदर्भ में उग्र की कहानियों पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। चतुर्सेन शास्त्री, ऋषभचरण जैन आदि पर उग्र का प्रभाव देखा जा सकता है। सन 1927 ईस्वी में जैनेंद्र ने कहानी लिखना आरंभ किया। उनकी पहली कहानी खेल विशाल भारत में प्रकाशित हुई। फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, पाजेब, जयसंधि आदि उनकी कहानी संग्रह है। उनके आगमन के साथ ही हिंदी कहानी का नया उत्थान शुरू होता है। नए उत्थान का मतलब मनोवैज्ञानिक कहानियाँ कहने से स्पष्ट नहीं होगा। उन्हें हिंदी का शरतचंद्र कहकर भी लोग भ्रांति की सृष्टि करते हैं। जैनेंद्र में शरतचंद्र की रुआसी भावुकता नहीं है। जैनेंद्र की कहानियों में एक विशेष प्रकार के जीवन दर्शन की खोज है। प्रसाद की कहानियों में भी मन का गहरा द्वंद्व चित्रित हुआ है, पर इस द्वंद्व के आयाम सीमित हैं। जैनेंद्र मन की परतें उंघाड़ते हैं और उनके माध्यम से सत्यान्वेषण का प्रयास करते हैं। कहानियों के माध्यम से सत्यान्वेषण का प्रयास पहली बार जैनेंद्र की कहानियों में दिखाई पड़ता है। जैनेंद्र का कहना है कि कहानी तो एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है।
हमारे अपने सवाल होते हैं, शंकाएं होती हैं, चिंताएं होती हैं और हम उनका उत्तर, उनका समाधान खोजने का सतत प्रयत्न करते रहते हैं। हमारे प्रयोग होते रहते हैं। इस अन्वेषण की प्रक्रिया गांधीवादी अहिंसा, फ्रायडवादी और चेतन मन के व्यापार से संबंधित है। इसलिए जगह जगह नैतिक मानों का प्रश्न उठता है। पर जिनेंद्र में एक प्रकार से रहस्य गहनता के दर्शन होते हैं। यह उनकी विशेषता और कमजोरी दोनों है। आगे चलकर जहाँ उन्होंने का दर्शन शिथिल और अन्वेषणहीन हो गया, वहीं उनका तेवर अधिक स्थूल और चटकीला। परवर्ती कहानियों की मुद्राएं इसी तरह की हैं। उनकी कहानियों की संरचना व्यक्ति के बिंदु से शुरू होती है। अवचेतन मन की कुछ गुत्थियां उछाल दी जाती हैं। वे कभी अपनी ही किसी दूसरी प्रवृत्ति अथवा बाह्य नैतिकता से टकराती है। यह टकराहट आत्मपीढ़ा अहम के विलगन में परिणत होकर कहानी बन जाती है। उनमें प्राय तार्किक अन्विति का अभाव मिलता है और उसकी पूर्ति वे तर्कातीत रहस्य से करते हैं। आगे कुछ दिनों तक प्रेमचंद और जैनेंद्र की परंपराओं का विकास ही हिंदी कहानी का विकास माना गया है। उम्मीद है आपको हिंदी कहानी की विकास यात्रा के ये दौर समझ में आए होंगे। धन्यवाद।